16 दिसंबर 2012 को राजधानी दिल्ली में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। आपने निर्भया कांड के बारे में तो यकीनन सुना ही होगा, लेकिन ये अपने आप में पहला ऐसा केस नहीं था जब लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अपराधियों को फांसी देने की मांग की थी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी जब हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, अपराधियों को फांसी की सजा दो। भीड़ का गुस्सा इस कदर बेकाबू हो गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी पर पत्थरबाजी हुई। उनका कुर्ता खून से सन गया था। दिन दहाड़े 2 मासूमों को किडनैप कर उनके साथ मारपीट की, लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उन दोनों को मारकर सुनसान इलाके में उनके शवों को फेंक दिया गया। ये कहानी इतनी खौफनाक थी कि खुद प्राइम मिनिस्टर को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जैसावत और ये कहानी है कुख्यात अपराधी रंगा और बिल्ला की। अगले 10 मिनट आप बड़े गौर से कहानी सुनिए बस। ये साल था 1978 का और दिन था 26 अगस्त जब ये कहानी शुरू होती है। धोला कुआं के पास नेवी ऑफिसर्स के क्वार्टर ऑफिसर्स एनक्लेव में मदन मोहन चोपड़ा का परिवार रहता था। मदन मोहन एक नेवी ऑफिसर थे। उनकी पत्नी का नाम रोमा चोपड़ा था और उनके 2 बच्चे थे, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा। गीता की उम्र उस समय 16.5 साल थी और वो जीजस एंड मैरी कॉलेज में पढ़ती थी। छोटा भाई संजय 14 साल का था और नई दिल्ली के फेमस मॉडर्न स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता था। दोनों भाई बहन काफी इंटेलिजेंट थे क्योंकि उनके पिता ऑफिसर थे, तो दोनों बहादुर भी थे। गीता को वेस्टर्न म्यूजिक का शौक था और संजय को खेल कूद का शौक था। गीता और संजय उस दिन ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम युववाणी का हिस्सा बनना था। असल में गीता को इस शो में एक इंग्लिश सॉन्ग गाने के लिए जाना था, तो दोनों भाई बहन करीब AIR के स्टूडियो जाने के लिए 6:15 बजे घर से निकले। 8 बजे उनका लाइव शो था, तो प्लान था कि रात 9 बजे उनके पिता उन्हें आकाशवाणी के स्टूडियो से वापस लेने जाएंगे। तो रात करीब 8 बजे चोपड़ा और उनकी पत्नी ने अपने बच्चों की आवाज सुनने के लिए रेडियो चालू किया, लेकिन इसमें गीता की नहीं किसी और की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि शो कैंसिल हो गया होगा, फिर शायद चैनल गलत लगा लिया होगा, लेकिन ऐसा सब कुछ ठीक लग रहा था। 9 बजे के करीब चोपड़ा बच्चों को लेने अपने स्कूटर से AIR के ऑफिस पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनके बच्चे तो रिकॉर्डिंग के लिए आए ही नहीं हैं। तो अचानक ही चोपड़ा की चिंता बढ़ने लगी कि आखिर बच्चे गए कहां। वो घर वापस आए और इधर उधर फोन घुमाने लगे। आस पड़ोस के घरों में पूछताछ भी की, दोस्तों और रिश्तेदारों से कांटेक्ट भी किया, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चला। उस समय मोबाइल फोन का चलन नहीं था, तो बच्चों से कांटेक्ट करने का कोई तरीका भी नहीं बचा था। सब जगह पूछताछ के बाद चोपड़ा ने धोला कुआं पुलिस स्टेशन में बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात में पता चला कि गीता और संजय जब घर से निकले तो डॉक्टर नंदा ने उन्हें धोला कुआं से नई दिल्ली के गोल्ड डाक खाना तक अपनी कार में लिफ्ट दी थी। डॉक्टर नंदा उनकी जान पहचान गए थे। गोल्ड डाक खाना से आकाशवाणी का ऑफिस ज्यादा दूर नहीं था। उस समय बारिश शुरू हो गई थी, तो जल्दी ही पहुंचने के लिए दोनों बच्चों ने एक अन्य कार से लिफ्ट लेने की कोशिश की। एक पीली कार उनके पास आकर रुकती है, जिसमें 2 शख्स सवार थे। दोनों बच्चे कार में बैठ गए, लेकिन अचानक ही कार ड्राइवर ने गाड़ी गलत दिशा में मोड़ ली। गीता ने कहा कि ये आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। इतने में दोनों बच्चे कुछ कर पाते, उन्हें एहसास हो गया था कि वो किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गेट खोलने के अंदर के हैंडल टूटे हुए थे, जिससे कि अंदर से गेट नहीं खोला जा सकता था। दोनों बच्चों ने गाड़ी के अंदर चीखना शुरू कर दिया। तभी बंगला साहिब के पास भगवान दास नाम का एक शख्स स्कूटर से जा रहा था। उसने देखा कि बच्चे मदद की गुहार लगा रहे हैं। वो इतने में गाड़ी तक पहुंच पाता, इससे पहले ही गाड़ी स्पीड में निकल गई। भगवान दास ने उस समय गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। नॉर्थ दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर भगवान दास ने कहा कि मस्टर्ड येलो कलर की फिएट कार में 2 बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें जबरदस्ती कार लेकर जा रही है। भगवान दास ने पुलिस को कार का नंबर भी बताया, HRK 8930। लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑपरेटर ने नंबर नोट करने में एक गलती कर दी। उसने H की जगह MR लिख दिया और पुलिस ने इस मामले को ज्यादा गंभीरता से भी नहीं लिया। कुछ ही देर में राजेंद्र नगर थाने में भी एक फोन आया। इंद्रजीत सिंह, जो DDA में जूनियर इंजीनियर थे, उन्होंने बताया कि RML हॉस्पिटल के पास एक पीली रंग की कार देखी, जिसमें पीछे की सीट पर बैठा एक लड़का और एक लड़की चिल्ला रहे थे। इंद्रजीत ने कार का पीछा किया और कहा, ये क्या हो रहा है?
उसने देखा कि कार के अंदर वो लड़की खुद को बचाने के लिए ड्राइवर के बाल नोच रही थी और ड्राइवर एक हाथ से लड़की को मार रहा था। लड़की के कंधे पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था। उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन इतने में ही वो रेड लाइट जंप कर भाग निकला। राजेंद्र नगर पुलिस थाने के ड्यूटी ऑफिसर ने भी लापरवाही दिखाई और कह दिया कि वो इलाका हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। पुलिस ने एक्शन लेने में बहुत देरी कर दी, लेकिन रात को मदन चोपड़ा की शिकायत के बाद पुलिस की 30 से ज्यादा गाड़ियां जांच में जुट गई। क्योंकि चोपड़ा नेवी ऑफिसर थे, इसीलिए उनकी कंप्लेंट पर तुरंत एक्शन लिया गया। सभी जगह बच्चों को ढूंढा गया। पीली कार की तलाश की जाने लगी। उस समय सड़कों पर गाड़ियों का दिखना बहुत ज्यादा कॉमन नहीं था। सभी जगह बच्चों को ढूंढा गया। पीली कार की तलाश की जाने लगी। उस समय सड़कों पर गाड़ियों का दिखना बहुत ज्यादा कॉमन नहीं था। बहुत कम लोगों के पास ही कार हुआ करती थी, तो ऐसे में गाड़ी की पहचान करना इतना मुश्किल काम भी नहीं था। अगले दिन सर्च ऑपरेशन को और एक्सपेंड किया गया। दिल्ली एनसीआर के अलावा आगरा, मथुरा और हरियाणा में भी जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हेल्प ली और नंबर प्लेट से गाड़ी के ऑनर की जानकारी निकलवाई। वो नंबर पानीपत में रविंद्र गुप्ता नाम के नाम रजिस्टर्ड था। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां एक गाड़ी खड़ी थी जिसका नंबर सेम था, लेकिन वो गाड़ी न तो फिएट की थी और न ही पीले रंग की। पुलिस समझ गई कि अपराधियों ने नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की है। अब तक चोपड़ा के परिवार और पुलिस को समझ में आ चुका था कि बच्चे किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। करीब 3 दिन के बाद दिल्ली में रिज के पास एक चरवाहा अपनी गाय को चरा रहा था। तभी उसे वहां पर एक लाश दिखाई दी। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर इन्फॉर्म किया। वो एक लड़के की लाश थी। वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही एक लड़के की लाश भी थी। लाशों की पहचान करने के लिए मदन चोपड़ा और उनकी पत्नी को बुलाया गया और शक अब यकीन में बदल गया। वो लाशें संजय और गीता की ही थी। गीता के शरीर के कपड़े फटे हुए थे। पुलिस ने देखा कि गीता के हाथ में चांदी की अंगूठी है और संजय की जेब में कुछ रुपए भी, यानी कि वो हत्या लूट के इरादे से तो नहीं की गई थी। गीता की बॉडी को देखकर लग रहा था कि मारने से पहले उसका बलात्कार हुआ है। 3 दिन में बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू हो गई थी। बच्चों की हत्या की बात जब अखबारों में आई तो जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सबसे पहले जीजस एंड मैरी कॉलेज के छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। गीता चोपड़ा इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी। पार्लियामेंट के बाहर नारेबाजी की गई। लोकसभा में भी खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में पीएम के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। पीएम मोरारजी देसाई ने इस मामले में खुद इंटरफेयर किया और केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। इतना ही नहीं, पीएम देसाई विक्टिम के घर भी गए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब पीएम खुद किसी विक्टिम के घर जाएं। पुलिस कमिश्नर के घर के बाहर भी नारेबाजी हुई। एक बार भीड़ से बातचीत करने के लिए उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया, लेकिन गुस्साई भीड़ बेकाबू हो गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक पत्थर वाजपेयी के माथे पर जाकर लगा और खून बहना शुरू हो गया। उनका पूरा कुर्ता खून से सन गया था। माथे पर गहरी चोट आई थी और 5 टाके भी आए। इन सब के बीच 31 अगस्त को पुलिस को मजलिस पार्क इलाके में एक पीले रंग की लावारिस कार मिली। मॉडल और कार नंबर सेम था। पता चला कि ये कार अशोका होटल से चोरी की गई थी। कार का असली नंबर था DHD 7054। कार में से स्टीरियो और स्पीकर गायब था। कुछ चेन और ब्लेड्स कार से बरामद हुए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि उसी कार में गीता और संजय का अपहरण हुआ था। कार की सीट से खून के धब्बे मिले और उसमें जो मिट्टी मिली वो उस रिज वाली मिट्टी से मेल खा रही थी। कार तो मिल गई, लेकिन अपराधियों का अब भी कोई नामो निशान नहीं था। सीबीआई ने जांच पड़ताल शुरू की और पता चला कि कहीं मदन चोपड़ा या उनके बच्चों के किसी के साथ कोई रंजिश तो नहीं थी। कई एंगल से जांच की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पा रहा था। रंगा और बिल्ला दिल्ली से फरार हो चुके थे। वे अब आगरा पहुंच चुके थे। शहर से और दूर जाने के लिए वो दोनों कालका मेल नाम की एक ट्रेन में चढ़ गए। इसे उनकी बदकिस्मती कहें या जीवन की सबसे बड़ी गलती कि वो जिस डिब्बे में चढ़े वो फौजियों के लिए रिजर्व था। डिब्बे के भीतर फौजियों ने उनसे आईडी कार्ड मांगा तो दोनों बहस करने लगे। रंगा ने कहा कि हम भी आर्मी में हैं और आईडी कार्ड क्यों दिखाएं। फौजियों को शक हुआ और तभी एक फौजी को याद आया कि उसने इन दोनों की फोटो कहीं देखी है। असल में पहले से ही दोनों कुख्यात अपराधी थे। मुंबई में वो कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। संजय गीता केस के चश्मदीदों के मुताबिक स्केच तैयार किया गया। उनसे भी दोनों की शक्ल मैच हो रही थी, तो फौजियों ने तुरंत उन दोनों के हाथ पर बांध लिए। रंगा और बिल्ला के पास से नकली पिस्टल भी बरामद की गई। दिल्ली में रंगा और बिल्ला को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने संजय और गीता का अपहरण किया था। उन्होंने फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण किया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं, किसी बिजनेसमैन के नहीं, तो उन्होंने सोचा कि ऑफिसर के पास कितने ही पैसे होंगे, साथ ही फंसने का भी डर और होगा। इसीलिए दोनों बच्चों को उन्होंने मार दिया। धारदार हथियार से रंगा ने पहले संजय की हत्या की। इसी बीच बिल्ला ने कार में ही गीता के साथ रेप किया। गीता ने बचने के लिए बिल्ला के सिर पर नुकीली चीज से वार किया। इसके बाद रंगा ने भी गीता का बलात्कार किया और फिर तलवार से उसकी हत्या कर दी। दोनों बच्चों की बॉडी पर तलवार और धारदार हथियार के कई निशान पाए गए। दोस्तों, रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह था और वो एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। मुंबई पहुंचकर उसने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। मुंबई में ही उसकी मुलाकात बिल्ला उर्फ जसप्रीत सिंह से हुई, जो चोरी डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देता था। दोनों ने मुंबई में भी रंगा की टैक्सी में कई वारदातों को अंजाम दिया था। किडनैपिंग सहित कई केस उनके ऊपर पहले से दर्ज थे। कोर्ट में दोनों के खिलाफ मुकदमा चला। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा सुनाई और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में रखा गया। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी के पास दया याचिका दायर की, लेकिन उन्हें माफी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि केस सॉल्व हो गया, लेकिन इन सब के बीच एक नया ट्विस्ट देखने को मिला। दो पत्रकारों ने एक नई थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि रंगा और बिल्ला ने संजय गीता की हत्या नहीं की, बल्कि उन्हें पूरी तरह से फ्रेम किया गया है। पुलिस और प्रशासन के ऊपर प्रेशर बहुत अधिक था। रंगा और बिल्ला पहले से ही कुख्यात अपराधी थे, इसीलिए उन्हें बलि का बकरा बनाना आसान था। जबकि असल में इन सब के पीछे एक यूनियन मिनिस्टर का बेटा और बड़े अफसर का बेटा था। जिन जवानों ने रंगा और बिल्ला को ट्रेन में पकड़ा था, उनमें से एक जवान ने बताया कि रंगा और बिल्ला को वो मुंबई से पकड़ कर ला रहे थे। वो आगरा से ट्रेन में नहीं चढ़े थे, लेकिन उन दोनों की बातों को कोई खास सुर्खियां नहीं मिल पाई। 31 जनवरी साल 1982 को रंगा और बिल्ला को फांसी दी जानी थी। इस फांसी से चंद मिनट पहले 5 सीनियर जर्नलिस्ट ने रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू करने की परमिशन मांगी। जेल प्रशासन ने इससे साफ इनकार कर दिया। पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और चीफ जस्टिस ने लैंडमार्क जजमेंट देते हुए पहली बार ऐसे केस में इंटरव्यू की परमिशन दे दी। रंगा ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर बिल्ला खुद को निर्दोष बता रहा था। जेल अधिकारी के मुताबिक रंगा और बिल्ला अक्सर जेल में लड़ा करते थे और एक दूसरे पर आरोप लगाते थे कि तेरी वजह से वो फंसा है। 31 जनवरी को तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला को सुबह 5 बजे सबसे पहले चाय का प्याला दिया गया। दोनों ने अपनी वसीयत रिकॉर्ड करने से भी मना कर दिया। उनको फांसी के लिए कालू और फकीरा नाम के जल्लादों को बुलाया गया। तय समय के अनुसार उन्हें फांसी दे दी गई। करीब 2 घंटे तक दोनों का शव फंदे से लटका रहा। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर को बुलाया गया और दोनों की पल्स चेक की गई। इस पूरी घटना के चश्मदीद सुनील गुप्ता ने अपनी बुक ब्लैक वारंट में लिखा कि बिल्ला तो मर गया था, लेकिन 2 घंटे लटकने के बाद भी रंगा की पल्स चल रही थी। कई आर्टिकल्स में भी आपने देखा होगा कि रंगा के बारे में कहा जाता है कि 2 घंटे फांसी के फंदे पर लटकने के बाद भी वो जिंदा रहा। लेकिन डॉक्टर्स की माने तो इस तरह की बात सिर्फ कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जोड़ दी गई होगी। रंगा बिल्ला का ये केस आज भी 20वीं सदी और आजाद भारत के सबसे चर्चित केसों में से एक है। दोनों बच्चों ने बहादुरी के साथ किडनैपर्स का सामना किया था। इसी कारण बच्चों के नाम से यंग ब्रेवरी अवार्ड, संजय चोपड़ा पुरस्कार और गीता चोपड़ा पुरस्कार की शुरुआत की गई। दोस्तों, केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन प्रशासन और पुलिस पर इसके बाद कई सवाल खड़े हुए। अगर पुलिस भगवान दास और इंद्रजीत की शिकायतों को सीरियसली ले लेती और तुरंत एक्शन लेकर जांच शुरू कर देती, तो शायद संजय और गीता की जान बचाई जा सकती थी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही घटनाओं से संबंधित कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या रंगा और बिल्ला ने ही ये अपराध किया होगा या फिर पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उन्हें फ्रेम किया गया? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।